हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आप लोग सब रेनी सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे और इसी रेनी सीजन में हम लोग क्लास 9 के फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को लेके आपके सामने आए हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो चलो रेनी सीजन को एंजॉय करते हुए, ज़्यादा इधर उधर की बातों को नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 9 के लिए, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो न्यूटन साहब के बारे में पढ़ना है। न्यूटन साहब को आप लोग जानते होंगे, बड़े बड़े वाइट वाइट बाल वाले, जिसने एप्पल को गिरते हुए देखा था। बहुत लोग बनाते बोलते भी हैं कि एप्पल के जगह पर अगर कुछ और बड़ा फल गिर जाता तो उनके सर पर गिर जाता तो मुझे ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ता। तो जोक्स अपार्ट, न्यूटन साहब का फिजिक्स में और साइंस की दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यूटन के 3 लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग लॉज को देखेंगे और इतना डिस्क्रिप्टिव आपको बता देंगे ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इस चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और न्यूटन का फर्स्ट लॉ को देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, रेस्ट में है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं इधर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताओ क्या लगता है। तो ये मोशन में नहीं आएगा क्योंकि यहां पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेट फोर्स कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बच्चों, और उस पर बहुत सारे फोर्सेस भी लग सकते हैं, बट सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अगर 0 आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में रहता, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन में रहता और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड होता और इस पर एक फोर्स लगता इधर 5 न्यूटन का और इधर एक फोर्स लगता 3 न्यूटन का और एक फोर्स लगता 2 न्यूटन का, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता? मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, क्या 15 से 16 या 15 से 12 होता? या जो कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, क्या इसका डायरेक्शन चेंज होता? तो आंसर क्या है कि नहीं, बिकॉज नेट फोर्स अभी भी यहां पे 0 है। सो क्या होता? इट विल कंटिन्यू विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम वेलोसिटी। जब हम लोग सेम वेलोसिटी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन भी देखना है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली यही बात कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट से वो मोशन में नहीं आएगा, मोशन से वो रेस्ट में नहीं आएगा, इवन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अगर उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है
नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का और इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा? अगर मान लेते हैं ये रेस्ट में है, पहले से ये रेस्ट में है, ठीक है, और क्या ये अभी मोशन में आ पाएगा? बिल्कुल, बिकॉज नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चों? नेट फोर्स कितना हो रहा है? नेट फोर्स हो रहा है 2 न्यूटन, और ये नेट फोर्स जो 2 न्यूटन आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? वो राइट साइड में आ रहा है। इधर का फोर्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 न्यूटन ज्यादा है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और इधर मूव करने लगेगा। तो जब नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तब एक ऑब्जेक्ट का स्टेट बदला, मतलब रेस्ट से वो मोशन में आया, या मोशन से वो रेस्ट में जा सकता है, या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इवन डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसका चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लगे। मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तब चेंज नहीं होगा, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट बदलना नहीं चाहता है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो चाहेगा कि भाई हम रेस्ट में ही रहें, अगर कोई मोशन में है तो चाहेगा भाई हम मोशन में ही रहें। इवन डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी वो खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहेगा जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर नेट फोर्स बहुत सारा लग भी रहा है फोर्सेस, लेकिन उन सारे फोर्सेस का रिजल्ट अगर जीरो है तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली बताया कि रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए तभी बॉडी जो मोशन में है या रेस्ट में है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका स्टेट बदलेगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा। अब सवाल ये आता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा? सेकेंड लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट द, सेकेंड लॉ क्या करता है? सेकेंड लॉ हेल्प्स, क्या हेल्प करता है? टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में मदद करता है। क्या क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में मदद करता है। फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स चाहिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। सेकेंड लॉ बता रहा है कि कितना फोर्स होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स बच रहा है F, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अभी मोमेंटम क्या होता है बच्चों? तो मोमेंटम होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम अगर हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, इस पर फोर्स लग रहा है या रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोचिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब इस पर कोई फोर्स लगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कुछ समय के बाद v हो गया, ठीक है, एंड टाइम हियर इज t, मान लें टाइम को t मान लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज मीन्स डिफरेंस। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अरे भाई अमित जो लड़का है, अमित का जो वजन है वो बढ़ गया। जब वो क्लास 8 में था तो उसका वजन कम था, क्लास 9 में आएगा तो वजन बढ़ गया। कैसे पता चला? तो हमने उसका कितना वजन बढ़ा तो हम उसको वेट कराएंगे, पिछली बार का वेट से अभी के वेट को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना वजन बढ़ा है। तो कितना चेंज हुआ कैसे निकालते हैं? डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू, करेक्ट। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों?
m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चों? बोलो, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा दोनों मोमेंटम का डिफरेंस एम वी माइनस एम यू। अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम निकालना है ना, फोर्स निकालने के लिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम करेंगे, बाय टाइम कर देंगे यहां पे, ठीक है। सो एफ इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, मतलब एम भी माइनस एम यू बाय टाइम। अब यहां से आप m को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, m को कॉमन लिया जा सकता है, एम भी माइनस एम यू में से m को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाई टी। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है बच्चों v माइनस यू बाई टी, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ये जो टर्म ब्रैकेट में है ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, तो फोर्स आ गया m इंटू ए। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जिसने कहा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टाइम। और इसको जब हम लोग सॉल्व किया मैथमेटिकली तो हमने पाया कि फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब न्यूटन के थर्ड लॉ को देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है देखते हैं। जैसे देखिए, एक मान लेते हैं यहां पे सिंपल दीवार है, ठीक है, एक वॉल है यहां पे, और आपने एक बॉल को बहुत धीरे से इधर फेंका। ये एक बॉल है, तो वो बॉल टकरा के बस थोड़ा दूर आके ही यहाँ पे नीचे गिर गया, मान लेते हैं ये बॉल नीचे गिर गया। आपको लगा रे यार, आप चाहते हैं कि बॉल को इतना मारे दीवार पर जाके जो स्ट्राइक करे और वो आपके हाथ में वापस आ जाए। तो आपने क्या किया? इस बॉल को थोड़ा और जोर से फेंका, मतलब आपने फोर्स बढ़ाया, और तब बॉल टकराया दीवार से और वापस आपके पास आ गया। करेक्ट, वापस आपके पास आ गया। तो आपने क्या किया? आपने जो फोर्स अप्लाई किया बॉल पर ताकि वो दीवार में जाके लगे, या ऐसा सोचिए बॉल ने दीवार पर ज्यादा जोर का फोर्स लगाया। बॉल ने जब दीवार पर ज्यादा जोर का फोर्स लगाया तो वॉल, मतलब दीवार ने भी बॉल पर ज्यादा फोर्स लगाया। करेक्ट। जैसे आप किसी चीज पर, मान ले आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आपने गुस्सा से दीवार में हाथ से मार दिया और लगा अरे यार बहुत जोर से हाथ में लग गया। तो आपने दीवार में जितना जोर से घुसा मारा, दीवार ने भी वही फोर्स आपको रिटर्न कर दिया, है ना। जैसे कृष्ण जी क्या कहते हैं? कर्म करो, आप जो कर्म करेंगे आपको वही फल मिलेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी कर्म का ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपके हर कर्म का फल उसी टाइप का मिलेगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। सो आप जितना फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स आप लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन, और जिस पर आप फोर्स लगाए उसने भी उतना फोर्स वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन दो फोर्सेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जोर से घुसा नहीं मार रहे होते दीवार पर तो कोई एक्शन नहीं होता, तो दीवार खुद ब खुद आके आपको थोड़ी फोर्स लगाता, आपने फोर्स लगाया, मतलब दैट इज द एक्शन। फिर दीवार ने उसको वापस कर दिया, दैट इज द रिएक्शन। और एक्शन जो फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स, दोनों का वैल्यू क्या होता है? दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा माइनस में आएगा, बिकॉज डायरेक्शन जो होता है दोनों का ऑपोजिट होता है। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करके रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? दो फोर्सेस है ना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज
एक्ट्स लगता है ऑन टू डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। अब ये क्या बात हुई, अब हमारा एग्जांपल में ही देख लीजिए, एक्शन वाला जो फोर्स था वो किस पर लग रहा था, दीवार पर। रिएक्शन वाला फोर्स किस पे लग रहा था, बॉल पर। आपने घुसा मारा, किसको घुसा मारा, दीवार पर। दीवार ने फिर उस फोर्स को वापस किया, तो दीवार ने किस पर फोर्स लगाया, आपके हाथ पर। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसीलिए दे मतलब एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर, कभी एक दूसरा को कैंसिल नहीं करता है। तो आपके पास अगर ये प्रश्न आता है कहीं से भी कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरा को कैंसिल क्यों नहीं करता है, तो आपको कहना है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जैसे यहां पर देखिए, ये पहला लॉ एग्जांपल में देखिए, यहां पर ये 5 न्यूटन इधर का 5 न्यूटन कैंसिल कर रहा था। क्यों कर रहा था, बिकॉज ये 5 न्यूटन और ये टोटल 5 न्यूटन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा था। बट यहां कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना बच्चों। आप जब किसी चीज पर फोर्स लगा रहे तो आपने उस चीज पर फोर्स लगाया और फिर उस चीज ने वो फोर्स आपको रिटर्न कर दिया, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होता है। सो ये था न्यूटन का तीसरा लॉ। तो ये तीनों लॉ को मैंने कंबाइंडली आपको बता दिया, जितना डिस्क्रिप्टिव वे में, जितना शॉर्ट हो सकता है। अगर आप इतनी बात को भी दिमाग में रख लेते हैं, जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं, तो आई डोंट थिंक इस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, होप कि आपको इस वीडियो से फायदा मिलेगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है तो हमें कमेंट में कुछ कुछ बताएं कि हम लोग और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ताकि आपको फिजिक्स का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए और आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।